प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी, और इसमें आज हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए। तो आज हम इस क्लास में जो हम शुरू करेंगे चुनाव की विधियों से अपना स्टार्ट करेंगे। आज हम 3 क्लासेस पहली जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, और उन 3 क्लासों में हम चुनाव की विधियों तक हम अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए 3 क्लासों को जाकर, और फिर तब आज चौथी क्लास में हमारे साथ जुड़े। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ें। कोशिश क्या करते हैं हम कि बेहतर से बेहतर पढ़ें, यानी कि अच्छा पढ़ें, इतना अच्छा पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और वो हर इंसान, आप YouTube जो खोलोगे, अगर आप भारत का इतिहास डालोगे, भारत का संविधान डालोगे, भारत का भूगोल डालोगे, यानी किसी भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो सर्च करोगे YouTube के अंदर, बहुत सारे ढेरों सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे बेहतर वो है जो एग्जाम के हिसाब से पढ़ाए, जो एग्जाम के हिसाब से आपको बताए कि क्या एग्जाम में आया है और क्या आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवाल एक आएगा और पढ़ा दिया बहुत सारा, और वो बहुत सारे में वो एक भी नहीं आया। हमको पढ़ना कंपटीशन के फील्ड में हमको वो पढ़ना होता है जिसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मैं आपको भारतीय संविधान में करा रहा हूँ ना, ये वही है जो पिछले बहुत सारे सालों में क्वेश्चंस आए हैं, और इन्हीं के आने की संभावना है। क्वेश्चन अलग से नहीं बनते, क्वेश्चन अलग से नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, एक परीक्षा में पूछा गया कि ताजमहल कहाँ है, एक परीक्षा में पूछा गया ताजमहल कहाँ है, तो 1-2 साल के बाद जब ट्रेंड बदला एग्जाम का, तो वही सवाल फिर पूछा गया। लेकिन अब होगा क्या कि ये नहीं पूछा जाएगा ताजमहल कहाँ है, अब ये पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया। सवाल वही है, लेकिन है क्या, उससे रिलेटेड सवाल है। यानी कि क्वेश्चन बनते नहीं है। जो हमारा जो चैप्टर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये तो वही सब्जेक्ट है जो पहले से चला रहा है। लेकिन बस होता क्या है कि सवाल का करने का, ये सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है। ये कोई करंट अफेयर नहीं है कि हर दिन का नया होगा, हर दिन का नया होगा। ये पुराना है, जो पहले से चला रहा वही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हम ये जो हमारी भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ऐसा पढ़ रहे हैं कि कितना भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ ले, आप सवाल को नहीं छोड़ोगे किसी भी तरह से। हम थोड़ी बेस्ड भी पढ़ रहे हैं इसमें, कोई पॉइंट है उसको प्रैक्टिकली भी जान रहे हैं और थोड़ी से भी जान रहे हैं। ऐसा ना समझे कि मैंने बोर्ड पे लिखा तो आप इसको हल्के में ले लो, हल्के में नहीं। जो पेन से लिख गया वो हमेशा ताकतवर होता है, पेन का लिखा हुआ हमेशा पावरफुल होता है, ये ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो तो वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। सिलेक्शन आपका निम्न से निम्न, छोटी से छोटी कोचिंग से भी हो जाएगा, बशर्ते पढ़ाने वाला सही हो और पढ़ने वाला सही हो। ठीक है, तो चलिए इतना है, इसी को याद रखें, दिमाग में बैठा ले इस बात को। तो चलिए चुनाव की विधियों से स्टार्ट करते हैं। तो चुनाव की विधि 2 तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो प्रत्यक्ष होती है वो किस तरह की होती है? वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसको कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि डाले गए वैलिड वोटों में से, डाले गए वैलिड वोटों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे ही क्या हो जाता है? उसी को जीता घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जितने, सपोज करो कि हमारे 100 वोट डले, किसी बूथ पे 100 वोट डले और उसमें से 90 वोट वैलिड है और 10 वोट खराब हो गए। अब 90 वोटों में से इतने कैंडिडेट जो वहां कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेटों में जिस पे ज्यादा वोट आ गए उसको क्या करो जाए? उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द, किसका? फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या मतलब है? डाले गए वैलिड मतों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को जीता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व ये है अप्रत्यक्ष, और ये राज्यसभा में इसका चुनाव, राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसी के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। राज्यसभा के लिए आप वोट नहीं डालते। कौन डालता है राज्यसभा के लिए वोट? राज्यसभा के लोग, जो राज्यसभा के लिए वोट कौन डालता है? वो डालते हैं जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिनको आप वोट देते हो, वो डालते हैं राज्यसभा के लिए वोट। आप किसी स्टेट से आते हो, कहां से आते हो?
किसी स्टेट से अगर आप आते हो, वहां के जो आप विधायक चुनते हो वो डालते हैं वोट, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? पहले पूरे देश या राज्य को, पहले पूरे देश राज्य को क्या होगा? चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। पहले पूरे देश, ये देश मतलब राज्य, ठीक है, देश मतलब राज्य। जैसे मान लो यूपी है, अब इसको क्षेत्रों में बांट दिया गया, यानी कि इसको सीटों में बांट दिया गया। जैसे यूपी के अंदर कितनी विधानसभा की सीट है? कितनी विधानसभा? कितनी? 403 है। तो यूपी के अंदर जितनी विधानसभा की सीट है, अब उसको क्षेत्र में बांट दिया, क्योंकि विधानसभा की 403, तो 403 क्षेत्र में उसको बांट दिया यूपी को। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर जिस पार्टी को जितने % वोट मिलेंगे, यानी कि होगा ये कि जब यूपी बना होगा, यूपी जब बना होगा या कोई भी स्टेट जब बना होगा, उस समय क्या हुआ होगा? उस समय उसका पहली बार जब इलेक्शन हुए होंगे विधानसभा के, जितनी उस समय सीट हुई होंगी और जिस पार्टी को जितने % लोगों ने चुना होगा, जितने % लोगों ने वोट दिया होगा, उतने ही % सीट किसमें? उस पार्टी को दे दी जाती है। इसको पूरा पढ़ें। पहले पूरे देश राज्य को चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, फिर जिस पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं, उस पार्टी को उसी अनुपात में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि उसी क्षेत्र में सीट दे दी जाती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यूपी में 403 सीट है और पहली बार इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर। यूपी में मान ली, यहां चलिए यहां समझ लेते हैं, यूपी के अंदर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, किसकी? विधानसभा की। तो विधानसभा की क्या? 403 सीट है। ठीक है, कितनी सीट है? 403 सीट है। अब यूपी के अंदर हुआ क्या? पार्टी है ए, बी, सी और डी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए ए, बी, सी, डी लिख रहा हूं। ठीक है, पहली बार हुआ क्या कि ए, बी, सी, डी ये 4 पार्टी हैं, और जब इलेक्शन हुआ, देखिए 100% होता है। जो यूपी की जो टोटल जनसंख्या है या यूपी है, वो 100% है। तो अब 100% में से हुआ क्या कि जो ए है उसको 40% वोट मिले, जो बी है उसको 30% वोट मिले, जो सी है उसको 20% वोट मिले, और जो डी है उसको कितने मिले? 10% वोट मिले। ठीक है, तो कितने हो गए? 100% क्या हो गए? वोट हो गए हमारे 100%। समझना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। ठीक, यूपी में विधानसभा की 403 सीट है, ए को, और 100% है ये 403, क्या है? 100%। जनसंख्या भी 100% और सीट भी 100%। ए को 40% वोट मिले, बी को 30% मिले, सी को 20% और डी को 10%। ठीक, अब होगा क्या? अब ऐसे समझ लीजिए यहां कि जब ए को 40% वोट मिले, तो यहां सीट भी आप क्या करोगे? आप सीट भी है 100 मान लो, थोड़ी देर के लिए सीट भी आप 100 मान लीजिए। जब वोट 40 मिले हैं, 40% मिले हैं, टोटल सीट कितनी है? 100। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां सीट भी कितनी मिलेंगी? 40 ही मिलेंगी। 40% मिले तो 40 ही मिलेंगी। यहां क्या मान लो आप? यहां मान लो सीट राज्यसभा की सीट मान लीजिए कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीट है? यूपी में राज्यसभा की 40 सीट आप मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, 40 सीट यूपी में मान लो। ठीक है, तो अगर ए पार्टी को विधानसभा में 40% लोगों ने वोट दिया है, तो वहां क्या होगा? 40% वोट दिया है तो 40 सीट। ठीक, 40 सीट दे दी जाएंगी, 30% तो 30 दे दी जाएंगी, 20% तो 20 और 10% तो 10 सीट उसको दे दी जाएंगी। यानी कि जितने लोगों ने पसंद करा, जितने % वोट मिली है, उतने ही % पे क्या होगा? उस पार्टी का वहां पे क्या होगा? कब्जा होगा पार्टी में, उस सीटों पे। ठीक है, ये आप इस तरह समझ सकते हैं। आगे बढ़े। देखिए, चुनाव क्षेत्र 100% होता है और मतदाता भी 100% होते हैं। अब हमने ये जान लिया। आप देखिए, प्रत्यक्ष जो चुनाव है उसके हम लाभ जान लेते हैं कि प्रॉफिट क्या है प्रत्यक्ष चुनाव होने से। अगर इसमें फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में जो हमारा चुनाव हो रहा है, तो इसके लाभ क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, मैंने आपको बताया था। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और हम थ्योरी बेस पे भी समझेंगे। ठीक, और एक चीज़ और, एक मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा और लेकर आ रहा हूँ मैं, कि इसके जो नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स भी एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पर मैं इसके नोट्स भी आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको जितनी वीडियोज़ होंगी, जो भी मैं कराऊँगा, जो भी उससे और बहुत सारी क्यूज, जीके के क्वेश्चंस, अदर और करंट अफेयर, वो सब कुछ उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो लिंक जो मिलेगी आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ से जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए,
और वहाँ से लिंक को ओपन करें और वहाँ से क्या करना है आपको, फिर टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, तो वहाँ सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव में लाभ क्या है, साधारण रूप से मतदान होता है, इसका साधारण रूप से मतदान होता है, समय कम लगता है। ठीक है, वह मतदान होने के परिणाम घोषित होने में समय कम लगता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत साधारण रूप से इसका मतदान हो जाता है, परिणाम भी बहुत आसानी से आ जाता है और समय भी इसमें कम लगता है, ये इसके प्रॉफिट है। ठीक, अगर हानि की बात करता हूं, देखिए प्रॉफिट कैसे है, प्रॉफिट कैसे है, नॉर्मली वोट डले, नॉर्मली वोट डले, हुआ क्या, चलो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके ग्राम में, आपके गांव में इलेक्शन हुआ, किसका, प्रधानी का या सरपंच का, आपके गांव में किसका इलेक्शन हुआ, प्रधानी का या सरपंच का। अब वहां, अब इसी बेस पर समझ सकते हैं हम, आपके गांव में हुआ, कैंडिडेट कौन से, 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, वहां 4 कैंडिडेट है। अब उन 4 कैंडिडेटों में ए बी सी और डी कितने कैंडिडेट है, 4, वोट कितनी है, वोट मान लेते हैं कि 200 टोटल वोट है उस गांव की, कितनी वोट है, 200 टोटल वोट है उस गांव की। अब ये 4 कैंडिडेट उस इलेक्शन में खड़े हो गए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, केवल इसी में ही नहीं बल्कि विधानसभा के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, है ना, नगर निगम के, ये सब वही चुनाव है, कौन से वाले, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, ये वही चुनाव है जिसमें आप वोट डालते हो, जिसमें क्या करते हो, आप वोट डालते हो। लेकिन मैं एग्जाम्पल किसके ले रहा हूं, सबसे छोटे, यानी कि प्रधानी के चुनाव का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसे आप विधानसभा का भी समझ सकते हो, नगर पालिका का भी समझ सकते हो, नगर निगम का भी समझ सकते हो, किसी का भी। अब 200 टोटल वोट है, 4 यहाँ क्या हुए, 4 यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हो गए। पहले उम्मीदवार को कितने मिले, 80 वोट मिले, पहले उम्मीदवार को 80 वोट मिले। ठीक, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार को 70 वोट मिले। ठीक, तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 20 मिले, तीसरे उम्मीदवार कितने, कुल 20 वोट मिले, तो कितने हो गए, 8 7 15 और 2 17, तो बचे कितने, 30 वोट। अब 30 वोट मिल गए डी को। ठीक, नॉर्मल इलेक्शन हुआ, वोट डालने को जनता आई, तो ए ने, जनता ने सबसे ज्यादा ए को वोट दी, फिर बी के हिस्से में 70 आई, सी के हिस्से में 20 आई और डी के हिस्से में 30 वोट आई। अब होगा क्या, गिनती हुई, नॉर्मल वोट डल गई, अब गिनती का नंबर आएगा तो वहां गिनती हो जाएगी और छट जाएगी किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब होगा क्या कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही क्या हो जाएगा, उसी को विनर घोषित कर दिया जाएगा कि आप जीत गए, कि आप जीत गए। अब साधारण मतदान हुआ, गए सीधे वोट डाल दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, एक दिन तिथि घोषित कर दी जाएगी कि उस तिथि को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 2 4 6 दिन के बाद, फिर उसका थोड़ा सा लगभग 8 घंटे 10 घंटे जितना भी समय लगे एक दिन, उसमें वोटों की गिनती हो जाएगी और किसी उम्मीदवार कितने वोट मिले उसके हिसाब से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो ये बचे हुए वोट हैं कितने, 120, ये जो 120 वोट थे ये क्या हो गए, अब ये तो खराब हो गए ना। यहां पता इस इलेक्शन की सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी ये है कि आप ये देख सकते हैं कि किसी गांव में 200 लोग थे वोट डालने के लिए, उन्होंने केवल 80 वाला, जो 80 लेके जीत गए, जिसको 80 वोट मिल गए वो जीत गया, बाकी बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाया अपना, क्या नहीं कर पाया, बहुमत भी प्राप्त, बहुमत मेजोरिटी का मतलब समझते हो, कुल वोट, कुल वोट बटे 2 + 1, यानी कि अगर 100 हैं, सपोज करो कि किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, अगर 200 वोट हैं तो क्या होगा, जीता कौन जाएगा, जिसको 101 वोट मिलेंगी, अगर 100 भी मिल जाएंगे तो बराबर हो जाएगा, 101 वाला जीतेगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा, 80 लेकर जीत गया और बाकी जो 120 बचे वो क्या हुआ, उनका तो वोट खराब ही होगा ना 120 का, यानी कि मेजोरिटी की भी पसंद नहीं होती है इस इलेक्शन में, बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते इसमें, ये इलेक्शन इसलिए भी खराब होता है, इसका ये नुकसान है। अब होगा क्या, अब जो कैंडिडेट जीता है वो क्या करेगा, उसको ये तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि 80 वोट मिली है मुझे गांव से, तो वोट किस किस ने दी होंगी 80, अब वो 5 साल जीतने के बाद क्या करेगा, इन्हीं 80 के लिए काम करेगा वो,
क्यों करेगा? क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी लड़ना है। उसको पता है कि 80 वोट मिल जाएंगे मेरा, फिर मैं जीत जाऊंगा अगली बार। तो वो इन्हीं 80 को 5 साल तक इन्हीं 80 पे काम करता रहेगा। जो बाकी 120 हैं वो क्या होंगे? वो उसकी नज़र में 0/सन्नाटा। तो ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को जहां से वोट मिल रही है बहुत अच्छे से पता होता है कि किसने मुझे वोट दी है, और फिर उसी का वो सगा हो जाता है। बाकी क्या होते हैं? बाकी दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। देखिए, ये आपने देख लिया, साधारण रूप से मतदान संपन्न हुआ, और फिर क्या हुआ? उसका जो परिणाम घोषित होने में कम समय लगता है, परिणाम घोषित होने में भी कम समय लगता है, 1-2 दिन के अंदर काम हो जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या है अगली जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें भी हम जानेंगे। फिलहाल इसकी अब हानि की बात कर ले। देखो, बहुमत नहीं, यानी कि जो मेजोरिटी है वो भी ये पार नहीं कर पाया। मेजोरिटी का मतलब है अब आधा प्लस वन, आधा प्लस वन इसको मिलना चाहिए था। कम से कम 101 वोट तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन कितनी मिली? 80। ये केवल 80 की पसंद है इसको। ठीक है, बाकी 120 ने क्या कर दिया? इसको नापसंद कर दिया। 80 ने वोट दी, 80 की ही केवल ये पसंद है। ठीक है, अब हुआ क्या कि धर्म जाति की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। कैसे? अब जो 80 हैं वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, कोई भी है, अब ये केवल और केवल उन्हीं 80 पे फोकस देगा। अगर वो एक धर्म से है तो उसी धर्म को टारगेट रखेगा, ये 5 साल तक उसी के लिए काम करेगा। जिस भी जाति से है उसी जाति को उसी पे टारगेट रखेगा, उन्हीं के लिए काम करेगा। अब धर्म जाति के लिए बढ़ावा मिलेगा। क्यों बढ़ावा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये उसी के लिए काम करेगा, क्योंकि पता है कि इसने मुझे वोट दी है, और ये अगले इलेक्शन भी उन्हीं के लिए मेहनत करेगा, उन्हीं पे ही, ताकि उतनी ही वोट मुझे मिल जाए और उन वोटों से मैं जीत जाऊं। बाकी जो है 120 उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो पिछड़ते चले गए, एक तो पहले से पिछड़े हुए, फिर और पिछड़ते चले गए, और इनका क्या होगा? इनका विकास होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है, कई लोगों के मत वोट बेकार हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया 200 वोट थे, 80 ही तो कामयाब रहे, लेकिन 120 को क्या हुआ? 120 बेकार हो गए। इनके जो वोट थे इनका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। अब इसमें बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव में। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? चुनाव क्षेत्र 100% होता है, मतदाता भी क्या होते हैं? 100% होते हैं। ठीक, अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं। सभी पार्टियों के सदस्य सदन में पहुंचते हैं, कोई वोट खराब नहीं होता। ठीक है, और सभी के कम ज्यादा, किसी के कम सदस्य उसमें जाते हैं सदन में, किसी के ज्यादा जाते हैं। होता क्या है? सभी पार्टियों के सदन पहुंचते हैं। अब देखो, ABCD विधानसभा में 4 पार्टी थी, ABCD। अब जिसको जितने % वोट मिले उतनी ही % सीट उसको दे दी गई। जितनी % वोट मिले उतनी ही % क्या हुआ? उतनी ही % सीट उसको दे दी गई। यानी कि हर पार्टी का सदस्य कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और यहां पर यह भी फायदा है कि किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का, मतलब सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी समुदायों के कहां जाएंगे? पार्लियामेंट में पहुंचना के लिए उनके लिए आसानी हो जाती है, वो पहुंच जाते हैं। ये भी इसके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, हानि क्या है इसमें? हानि ये है समय अधिक लगता है। और एक चीज और, अब इसमें कम ज्यादा का भी फर्क है। देखिए किसी, अब जैसे ये 4 थी, ए को 40% मिले तो यानी कि 40 सीट, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 40% मिल गई तो 40 सीट इसको दे दी। डी को कितना मिले? केवल 10% मिली तो 10 से, यानी कि किसी की ज्यादा संख्या में सदन में पहुंचते हैं सदस्य, किसी के कम पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते सबके हैं। ये इसमें फायदा है अप्रत्यक्ष चुनाव में। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें तो जिसको मिल गई उसको मिल गई, और जिसको ना मिले वो सब खराब। चलिए, हानि क्या है? समय इसमें अधिक लगता है। समय अधिक क्यों लगेगा? सबसे पहले विधानसभा में क्या होगा? क्षेत्रों का बंटवारा होगा। कोई राज्य बना, फिर उसमें विधानसभा सीटों के क्षेत्र का बंटवारा होगा, फिर उसमें इलेक्शन होंगे, फिर उससे पता लगेगा कि किस पार्टी को कितनी % वोट मिली, फिर राज्यसभा की उस सीटों के लिए फिर उनकी सीटों का बंटवारा होगा। यानी कितनी लंबी प्रोसेस उसमें होगी। ऐसा ही है, विधानसभा चुनाव के हुआ, उसके में प्रतिशत का पता लगाया पार्टियों का कि किस पार्टी को कितने % वोट मिले हैं। उन्हीं % वोटों पर सीटों का बंटवारा होगा। फिर ये मत पर सीटों का आवंटन, यह प्रणाली जटिल और कठिन होती है। मुश्किल तो है। पहले क्या हुआ? राज्य का निर्माण हुआ, फिर विधानसभा सीटों का बंटवारा हुआ। ठीक है, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होने पे फिर ये पता लगाया जाएगा किस पार्टी को कितने % वोट मिले, फिर उन्हीं % वोट के आधार पर राज्यसभा सीटों का क्या होगा? आवंटन होगा, बंटवारा होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली तो इतनी सीट तुम्हारे लिए जाती है। ठीक है, अब एक नोट आप देख रहे होगे नीचे कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा होता है सीटों। और
विधानसभा की सीटों के हिसाब से बंटवारा होता है, कितनी सीट है विधानसभा की। जो भी जितने भी भारत में 28 राज्य हैं तो 28 के 28 राज्यों में राज्यसभा की सीट अलग अलग होंगी। ये नहीं कि अगर एक राज्य में 10 है तो सभी राज्यों में 10-10 होंगी, नहीं, किसी में 10 हो सकती है तो किसी में 9 भी हो सकती है, किसी में 15 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में? लोकतंत्र की शासन प्रणाली के बारे में। देखिए, लोकतंत्र की शासन प्रणाली दो तरह की होती है, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदात्मक। आपने बहुत अच्छी पढ़ी होगी, अगर पहले आपने पढ़े होगे तो आपको पता भी होगा कि दो तरह की प्रणाली होती है। ठीक है, कैसी? एक अध्यक्षात्मक और एक संसदात्मक। संसदात्मक कहाँ है? हमारे भारत के अंदर है। हमारे भारत में संसदात्मक प्रणाली पर हमारी सरकार चलती है। ठीक, अध्यक्षात्मक कहाँ है? अमेरिका के अंदर है, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे हम। देखिए, अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसका अर्थ अगर मैं बात करता हूं अर्थ की, तो अर्थ का मतलब है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि जो शक्ति है, जो पावर है, उसका बंटवारा। जो हमारे भारत के अंदर 3 सदन है, मतलब 2 सदन है और तीसरी न्यायपालिका अंग। अगर मैं सरकार की बात करता हूं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका और कार्यपालिका साथ काम करते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह होगा कि विधायिका अलग काम करेगी और आपकी कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी। इनका आपस में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब आगे जानेंगे हम। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि पावर का बंटवारा, ताकत का बंटवारा। ठीक है, अब सरकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अध्यक्षात्मक में भी 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को अब अमेरिका में बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है। अमेरिका में विधायिका को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में विधायिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और कार्यपालिका का जो हेड होता है वहां, वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि कार्यपालिका से चुना जाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किससे चुना जाता है? कार्यपालिका से। और न्यायपालिका अपनी है ही स्वतंत्र। ठीक है, चुनाव इसके अलग अलग होते हैं, यानी कि विधायिका के चुनाव अलग होंगे और कार्यपालिका के चुनाव अलग होंगे। ठीक है, किसमें? अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं। विधायिका और कार्यपालिका क्या है? दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान यहां दोनों ही राष्ट्रपति पे है। नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों ही कौन है? दोनों ही राष्ट्रपति हैं। जैसे हमारे भारत में होता है, हमारे भारत में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है और असली जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। होता क्या है, अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, यानी कि विदेश का कोई दौरा कर रहे हैं और वहां कोई समझौता करते हैं, वो समझौता करते तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन होता किसके नाम पे है? होता राष्ट्रपति के नाम पे है। यानी कि अगर वो कागज बनेंगे किसके नाम से बनेंगे? राष्ट्रपति के नाम से बनेंगे। नाम मात्र का प्रधान इसीलिए राष्ट्रपति कहा जाता है। शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, शक्तियों का जो यूज करता है, पावर का यूज कौन करता है? राष्ट्रपति की, यह प्रधानमंत्री करता है। यहां राष्ट्रपति का काम केवल कुर्सी पर बैठ के देखने का है कि हाँ क्या काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान, यहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहां राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है, 4 साल में एक बार चुनाव होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक अब इसमें जान लेते हैं हम संसदात्मक प्रणाली में। ये चलिए इसी को पहले पूरा समाप्त कर लेते हैं फिर। ठीक है, सरकार की स्थिरता यहाँ बहुत ज्यादा है। सरकार की स्थिरता बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो बॉडीज हैं, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग है। विधायिका अपनी अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है, लेकिन दोनों का हेड कौन है? दोनों का हेड राष्ट्रपति ही है। दोनों का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। सरकार गिरने की संभावना यहां कम है। सरकार गिरने की संभावना बहुत कम है। और अमेरिका के इतिहास में आज तक कभी भी अमेरिका में सरकार नहीं गिरी। जो एक बार बन गई वो 4 साल पूरा करती है। भारत में तो गिर जाती है। भारत में बहुत बार सरकार गिरी है, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया है। कब गिराया? जब बहुमत ना हो, पार्टी के पास बहुमत ना हो, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। लेकिन अमेरिका में सरकार गिराना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों बॉडीज अलग अलग काम करती है। ठीक है, आगे चुनाव अवधि यहाँ 4 साल की है, यानी कि 4 साल में एक बार चुनाव होता है, जबकि भारत में 5 साल में होता है। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रपति को अपने सभी निर्णय का जवाब विधायिका में नहीं देने होते।
यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई निर्णय ले लेता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, अगर वो कोई डिसीजन ले लेता है किसी भी विषय पर, तो उसका जवाब उसको विधायिका में नहीं देना पड़ता, विधायिका में नहीं देना पड़ता। जो एक बार उसने निर्णय ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन अंतिम है। एक बार कह दिए कि ये होगा तो इसका मतलब ये होगा, फिर वो अपनी ही मर्जी से अगर खत्म करे तो कर सकता है, वरना उसे कोई उस पर क्या करे, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, कोई इस पर दबाव नहीं दे सकता कि नहीं तुम इसको खत्म करो। कोई उसने कानून बना दिया तो वो बनगा, अपनी ही मर्जी से वो कानून खत्म कर सकता है, अन्यथा वो कानून खत्म नहीं होगा। जो एक बार कह दिया हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। क्या आपने जान लिया, निर्णय एक बार जो ले लिया उसकी जवाबदाही वो बिल्कुल नहीं देता, विधायिका में उसका जवाब नहीं होता। जबकि हमारे देश में क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया तो उसका जवाब कहाँ देगा, वो लोकसभा में जाकर देगा, सदन में बैठेगा। ठीक है, विपक्ष पार्टी पूछेगी। ठीक, आगे क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में लेजिस्लेटिव के व एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग कार्य करती है। मैंने आपको बता दिया, विधायिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है, और इनका चुनाव भी अलग होता है। विधायिका का चुनाव अलग होएगा, कार्यपालिका का चुनाव अलग होएगा। ठीक है, तथा दोनों के सदस्य भी अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ये अलग है बॉडी और ये अलग है, यानी कार्यपालिका अलग है अध्यक्षात्मक प्रणाली में, और विधायिका अलग है, कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग है। वह सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। सभी शक्तियां मैंने आपको बता दिया कि नाम मात्र का प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान भी कौन है, अमेरिका में राष्ट्रपति ही है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए, यह राष्ट्रपति के पास 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। कितने? 3 महत्वपूर्ण विषय। कौन कौन से? एक तो रक्षा है, यानी कि एक डिफेंस है। दूसरा फॉरेन रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन है यानी कि विदेशों से रिश्ते बनाना, जैसे अमेरिका के भारत के साथ संबंध, चीन के साथ, अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ, या किसी भी देश के साथ उनको रिश्तों पर काम करना, और कम्युनिकेशन यानी कि आपसी बातचीत। ये 3 विषय बहुत ज़्यादा है, और इन विषयों पर लिया गया फैसला अंतिम माना जाता है। मैंने आपको बता दिया, जो भी एक बार कह दिया, जो भी राष्ट्रपति ने एक बार बोल दिया कि ऐसा होना है तो वही ऐसा होना है, वही अंतिम फैसला उसका होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने आपको बता दिया, नाम मात्र का और वास्तविक राष्ट्रपति है, दोनों के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, और जो भी काम करेंगे ये जवाब किसको देंगे, राष्ट्रपति का जवाब देंगे। जबकि राष्ट्रपति इनको जवाब नहीं देता विधायिका में बैठ के, बल्कि ये दोनों बॉडीज काम करेंगी, किसके लिए काम करेंगे, राष्ट्रपति के लिए। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को जवाब देंगे, इसका यही मतलब था। अब चलते हैं कहाँ, संसदात्मक प्रणाली पे, जिसका अर्थ क्या है, शक्ति संलयन का सिद्धांत पर आधारित। शक्ति संलयन यानी कि क्या है, शक्तियों का समझौता, एक दूसरे में मिलावट शक्तियों की। कैसे, अब हम देखेंगे। ये अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है ये कहाँ कहाँ है, भारत और ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में, यूके में। ठीक है, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, और कहाँ, भारत में। अब मैं सरकार की बात करता हूं। देखिए सरकार कैसे काम करती है भारत में। भारत में सरकार कैसे काम करती है, देखिए 3 अंग होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और कौन कौन सा, न्यायपालिका। 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, विधायिका में संसद होती है। संसद, विधायिका कानून बनाएगा, कहाँ बनेगा, संसद में बनेगा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। विधायिका, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, कौन कौन से, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। अब कार्यकारी यानी कि इनका, विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिक काम क्या है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना। जबकि न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम है भारत में उन कानूनों को संरक्षण देना, उनकी हिफाजत करना, उनकी देखरेख करना। ठीक है, कार्यपालिका यानी कि उनको लागू कौन करता है, एक स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं, यानी कि एक परमानेंट है और एक नॉन परमानेंट है। ठीक है, अब नॉन परमानेंट में कौन आता है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ 5 साल में, सरकार बन गई, कोई भी सरकार बहुमत में आ गई, अब उसी के कुछ सीनियर नेता मंत्रिपरिषद में चुने जाते हैं। सीनियर नेता कहाँ चुने जाते हैं, मंत्रिपरिषद में चुने जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो उन कानूनों को लागू कराने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए अस्थायी। अस्थायी क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में ये बदलते रहते हैं। हर 5 साल में अगर सरकार आएगी तो आने के इनके चांस है, और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार आ जाए और ये मंत्रिपरिषद में शामिल ना हो, तो इसलिए अस्थायी है।
ठीक है, हो सकता है कि 5 साल से पहले सरकार गिर जाए, बहुमत साबित ना कर पाए सरकार, तो ये चले जाएंगे। अब इसी में एक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं यानी कि परमानेंट। वो कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेसी वाले होते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, आईएएस और आईपीएस। ये एक बार लग जाते हैं तो ये अपनी जो इनकी समय सीमा है, आयु है अधिकतम, उसी को जब तक ये पूरा ना कर लेते तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, तब तक पद पे बने रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता। इसलिए क्या है? ये स्थायी है। इसलिए क्या है? ये स्थायी है। ठीक है, इनको कोई नहीं हटा सकता। जबकि अगर मैं कहूं सरकार चलाने में सबसे बड़ा योगदान पता किसका है? सबसे बड़ा योगदान आईएएस और आईपीएस का है, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं होता, मंत्रियों को कुछ पता नहीं होता। पता क्या है कैसे? अब एक चीज बताइए, जैसे आज इलेक्शन हुआ भारत के अंदर और 2 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, और इलेक्शन जो रिजल्ट आ गया और उसमें सभी के सभी जितने भी पार्टी में जितने भी नेता उसमें चुन के आए हैं, सभी के सभी बिल्कुल नए हैं। यानी कि उन्होंने पहले, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई तजुर्बा किसी प्रकार का नहीं है, राजनीति में पहली बार कदम रखा और वो जीत गए। और कहां पहुंच गए? संसद में पहुंच गए। अब क्या काम होएगा? संसद में जाके वो कानून बनाएंगे, क्यों? कानून बनाने का काम उन्हीं का है, विधायिका में बैठेंगे तो कानून बनाएंगे। अब उन्हीं में से कुछ मंत्री परिषद में चले जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? मंत्री परिषद में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो जाएंगे जाके। अब वो क्या करेंगे? वो उनको लागू कराएंगे। एक तो नए हैं, कोई तजुर्बा नहीं है, फिर दूसरा क्या है, अब वो जो मंत्री परिषद में चले गए उनके पास भी कोई तजुर्बा नहीं है, तो वो, लेकिन ये जो बैठे हैं आईएएस और आईपीएस, इनके पास बहुत तजुर्बा है। एक तो ये पढ़ लिख के जाएंगे बहुत, भारत की ए ग्रेड की नौकरी, यानी कि आईएएस और आईपीएस से ऊपर कोई नौकरी नहीं है भारत के अंदर। यूपीएससी इसकी भर्ती कराता है, यूपीएससी के माध्यम से चुने जाते हैं, ये बनते हैं, इससे ऊपर कोई नौकरी नहीं है। तो इनके पास तो बेहिसाब तजुर्बा है, ये समझ लीजिए। इनके पास तो प्रैक्टिकल है, जबकि इनके पास केवल थोरी वाला कभी कामयाब नहीं होता। असली कौन होता है? प्रैक्टिकल वाला कामयाब होता है। तो सरकार चलाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? आईएएस और आईपीएस का। सरकार ही आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। ये तो केवल नाम मात्र के हैं, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का है। क्योंकि हमारे भारत देश में जो मंत्री है ना, जो मंत्री ज्यादातर तो अनपढ़ गवार पढ़े लिखे होते नहीं, अंगूठा छाप होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अंगूठा छाप कानून बनाएंगे तो लागू कैसे करेंगे? उन्हें क्या पता? उन्हें कुछ नहीं पता। उनका तो केवल मौखिक आदेश होता है। आईएएस और आईपीएस आदेश कर देंगे कि ये कानून बना दिया, इसको लागू करा दो, या ये कानून बनना, ये इसको ऐसा करा दो। तो सबसे काम कौन करते हैं? स्थायी करते हैं, जो परमानेंट होते हैं भारत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये आप क्या देख रहे हो? एक छोटा सा गोला देख रहे होगे और उसके अंदर एक गोला। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी और उसमें कथन निष्कर्ष आपने पढ़े होंगे, तो वही सेम है। वही क्या है? सेम है। एक डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम से आप क्या समझोगे? इस डायग्राम से आप ये समझोगे कि सभी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हैं। सभी कार्यपालिका के सदस्य किसके सदस्य हैं? विधायिका के सदस्य हैं। लेकिन सभी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं है। यानी कि विधायिका वाले ज्यादा हैं और विधायिका में से चुनकर कौन गए? कार्यपालिका चुनी गई विधायिका में से ही। हमारे भारत देश में लोकसभा की 545 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 545। देखिए, आप जो 545 सदस्य हैं, जो 545 क्या हैं? सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सभी कौन है? विधायिका है। वो ही 545 क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। लेकिन उन्हीं 545 में से कुछ, कितने? कुछ कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ये कार्यपालिका सदस्य कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो इन 545 में से जो सीनियर होते हैं, जिन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, जिन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि नीले वाला जो गोला है ये आपका 545 का है, इतना बड़ा गोला, और जो लाल वाला छोटा गोला है ये क्या है? कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है, जो उसको लागू कराता है। बनाने का काम कौन करती है? विधायिका करती है, यानी कि सभी करते हैं। 545 कानून बनाते हैं, 545 कानून बनाते हैं, और उनमें से कुछ जो कार्यपालिका के लिए चुने जाते हैं, यानी कि जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं, वो कराते हैं क्या? कानूनों को लागू। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन वास्तविक पावर किसके पास है? वास्तविक पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। भारत में अगर मैं कहूं नाम मात्र का प्रधान कौन है, तो नाम मात्र के प्रधान हमारे प्रेसिडेंट है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हैं। और वास्तविक प्रधान जिसके पास रियल पावर है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा
कि कोई भी समझौता हो या कोई भी घोषणा हो, कुछ भी हो, कानून बन रहा है तो हर चीज़ में कौन, प्रधानमंत्री आगे आते हैं। बल्कि आपको राष्ट्रपति के बारे में आपने बहुत कमी के साथ में न्यूज़ों में भी अगर देखा होगा तो प्रधानमंत्री को ही देखा होगा, राष्ट्रपति को नहीं देखा होगा। राष्ट्रपति का काम केवल कुर्सी पर बैठना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखो, सरकार की जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार की स्थिरता कम है। जवाबदेही का मतलब है कि कोई कानून अगर भारत में, भारत की सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून के बारे में लोकसभा में यानी कि सदन में पहुंचना, फिर वहां सदन में बहस करना, विपक्ष पार्टी को जवाब देना। इसका कोई भी कानून है, कोई भी कानून बनाएगा तो सरकार पे के मन में ये भी डर रहता है कि जब हम सदन में जाएंगे तो विपक्ष हमसे इस बारे में सवाल पूछेगा कि ये आपने कानून बनाया है, क्या सोच के बनाया है और क्या नहीं सोच के बनाया है, क्या इसका खूबी है, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उन सभी के जवाब कौन देगी, सरकार देगी। किसको देगी, विपक्ष को देगी। कहाँ, सदन में देगी, यानी कि पार्लियामेंट में देगी। इसलिए सरकार की जवाबदेही भी क्या है, भारत के अंदर संसदात्मक प्रणाली में क्या है, ज़्यादा है। सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार की जवाबदेही कम होती है। ठीक है, और इसकी स्थिरता भी कम है। क्या है, स्थिरता भी कम है। किसकी, सरकार की। क्यों, क्योंकि ये तब तक ही काम करेगी सरकार जब तक इसके पास बहुमत है। यानी कि एक आंकड़ा है अपना, जो बहुमत में रखने के लिए जो एक आंकड़ा होता है, अगर वो है तभी तक ये सरकार में रहेगी, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, स्थिरता भी कम है। स्थिरता भी क्या है, कम है। अगला, चुनाव अवधि 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है, हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है। किसका, लोकसभा का। और राज्यसभा का क्या होता है, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में इसकी सीटों में परिवर्तन होता है। यानी कि जो चुनाव 6 साल के लिए होता है, चुनाव जो होता है इसका राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है, लेकिन हर 2 साल में चेंज होती रहती हैं। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब इसमें पूरी डिटेल जानेंगे। सरकार गिरना आसान है। इसमें क्या है, सरकार गिरना भी आसान है। आसान क्यों है, अगर आपके पास बहुमत है तो ठीक है, नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी स्टेट में एमएलए खरीद लिए, वहाँ सरकार गिर गई। बिल्कुल सेम है भारत के अंदर जो संसदात्मक प्रणाली है, उसमें यही है कि आप अगर सरकार में हो तो आपके पास बहुमत है तो सरकार में हो, अगर बहुमत नहीं है तो सरकार में नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए सरकार के गिरने का भी खतरा होता है। ठीक है, बहुमत न होने पर, नीचे भी लिखा हुआ है, बहुमत न होने पर क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, संसदात्मक प्रणाली में सभी एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव के सदस्य होंगे। मैंने आपको बता दिया, जितने भी विधायिका के सदस्य हैं, जितने भी विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन जितने भी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो सभी विधायिका के सदस्य होंगे। ठीक, क्योंकि अब ऐसे भी एक इसमें ऐसे भी समझ सकते हो आप, जो हमारी लोकसभा में 545 सीटें हैं, वो 545 कार्यपालिका में काम नहीं करते उस सभी के सभी 545, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जितने भी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो सभी विधायिका में काम करते हैं, वो सभी विधायिका में काम करते हैं। क्या 545 सभी मिनिस्टर मंत्री होते हैं? नहीं होते, कुछ ही बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वो भी एमपी होते हैं और जो नहीं बनते वो भी एमपी होते हैं, क्योंकि चुने तो वो सांसद ही जाएंगे ना। चुनाव किसका होता है? सांसदी का होता है, एमपी का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। बाद में मंत्री तो बाद में बनाया जाता है ना, उन्हीं को छांट के, जो उनमें क्या सीनियर होता है, जिसके पास पावर होती है, जो इसका अनुभव होता है, उसको क्या करते हैं, उसको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं। अगर सेंटर की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद है, और अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद है, यानी कि कैबिनेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सभी लेजिस्लेटिव के सदस्य एग्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं होते। मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि सभी लेजिस्लेटिव के सदस्य एग्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तो 545 संख्या होगी इसकी, लेकिन ये वाली तो कम होगी ना, तो अगर ये कम है तो सभी कैसे हो जाएंगे, लेकिन ये सभी ये वाले विधायिका के जरूर हो जाएंगे सभी। ठीक है, अगर आपने कथन निष्कर्ष पढ़ा है तो अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। बाकी मैंने समझाने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करी है और आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पीएम व मंत्री परिषद को अपने सभी कार्यों का जवाब विधायिका में देना होता है। मैंने आपको बता दिया है, अभी मैंने बताया भी था, पीएम या मंत्री परिषद कोई भी काम करती है, किसी कोई कानून बनाती है, कुछ भी अगर करती है तो उसका जवाब कहाँ देगी, वो सदन में देगी जाके। जब भी क्या होगा, जब भी पार्लियामेंट में जाएंगे
तब कहाँ जवाब कहाँ देंगे, तो वो सदन में जवाब देंगे, पार्लियामेंट में जाकर जरूर जवाब देंगे अपने कार्यों का, यानी कि विधायिका में जवाब देंगे। विधायिका का मतलब यहाँ संसद है। क्या है? संसद है। ठीक, चलिए, जब भी संसद का सत्र लगेगा तब ये क्या करेंगे, वहां जाके जवाब देंगे उस चीज पे। कोई भी बिल लेकर आए हैं तो उसका कहाँ जवाब देंगे, विधायिका में देंगे। कोई भी अगर कानून बनाती है सरकार तो उसका जवाब जरूर देंगे विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष सवाल जरूर पूछेगा उस पर। ठीक है, कानून सही हो या गलत हो, विपक्ष का काम होता है सवाल पूछने का। ठीक, चलिए आगे देखिए, विधायिका सदन से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है, तब दोनों मिलकर कार्य करती हैं। मैंने आपको बता दिया। देखिए, विधायिका से ही कार्यपालिका बनी है। विधायिका से क्या बनी है, कार्यपालिका। तो जब विधायिका से कार्यपालिका बन गई, इसमें यह लिखा विधायिका सदन से एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है, यहां तक है ना। निर्माण हो गया, क्या हुआ, विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका बन गई विधायिका में से। तब दोनों मिलकर साथ कार्य करते। कैसे करते, देखिए अब यहां समझ लीजिए, ये हमारी संसद है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। अब लोकसभा में सरकार आ गई, मेजोरिटी से बन गई सरकार। ठीक, जो लोकसभा के सदस्य हैं कितने, 545 सदस्य हैं लोकसभा के, 545 सदस्य। अब इन्हीं 545 सदस्यों में से कुछ सदस्य मंत्री परिषद में शामिल करे जाएंगे। कुछ सदस्य कहां शामिल करे जाएंगे, मंत्री परिषद में। तो लोकसभा के ही सदस्य कहां बैठते हैं, मंत्री परिषद में होते हैं लोकसभा के सदस्य। तब दोनों क्या मिलकर काम करते हैं, कौन सी, विधायिका भी और कार्यपालिका भी। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या है, विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के, विधायिका के कुछ सदस्य क्या हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं कुछ, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है। किसमें, अध्यक्षात्मक में। संसदात्मक में दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। लोकसभा की सदस्य कहाँ हैं, उसमें है कार्यपालिका में। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। मंत्री परिषद पार्लियामेंट या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद पार्लियामेंट या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद है ये कहाँ से बनी है, लोकसभा के सदस्यों से बनी है। लोकसभा के सदस्यों से बनी है, यानी कि जब ये कोई भी काम करेंगे तो उत्तरदायी किसकी है, पार्लियामेंट की, संसद की, लोकसभा की। लोकसभा की है, लोकसभा से बनेंगे तो लोकसभा के प्रति कहाँ उत्तरदायी होते हैं। जवाब किसको देंगे, लोकसभा को देंगे, यानी कि पार्लियामेंट को देंगे। ठीक है, चलिए इतना है, आपको समझ आया। मैंने हर तरह से समझाने की आपको कोशिश करी है। कुछ अगर देखिए, मैं कहता हूँ मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे अगर जो आता है तो उसको मैं बताने में पीछे भी नहीं हटता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ और आप मुझसे और कुछ सीखना चाह रहे हो जो मैं बता सकता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा और आपके माइंड में, तो वो मुझे बता दे, कमेंट में लिख दे, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ मुझे और क्या इसमें बेहतर सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ आज ये हमारी चौथी क्लास है, 3 क्लास पिछली और ये चौथी, इनकी सभी की पीडीएफ मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप एक मैं बना चुका हूँ। ठीक है, मतलब बना दिया है, और इसकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाइए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से जुड़िए टेलीग्राम चैनल के साथ में, चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल कौन सी क्लास आ रही है, जीके के क्वेश्चन सभी पूरी और क्लासों की पीडीएफ वहाँ सभी आपको प्रोवाइड मैं उसमें करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए हो या पुराने हो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी पढ़ाई में आप किसी भी तरह की क्या ढील ना बरतें। ठीक है, चल कोई भी भर्ती है आपकी जो भी आ रही है सभी के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो ये थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना, आपको हो सकता है कि पॉइंट वाइज में भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो थ्योरी मैंने लिखी है, जो थ्योरी लिखी है वो आपके दिमाग में कहानी के तौर पे याद हो जाएगी, कहानी के तौर पे दिमाग में बैठ जाएगी। आप 2-3 बार केवल रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे उसी को 2 से 3 बार आप केवल पढ़ लेना, पढ़ने में ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, 5वीं क्लास। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, यह हमने क्या पढ़ लिया, हमने लोकतंत्र की शासन प्रणाली हमने जान ली। अब यहाँ से आगे अगली वीडियो में हम करेंगे अपने। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।